एवरीवन, माय नेम इज नेहा सैनी। वेलकम टू लेट्स स्टडी। टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड के कुछ क्वेश्चन। ये टॉप मोस्ट एमसीक्यूज जो है नीट एग्जाम्स, यूपीटीजीटी एग्जाम्स और टीजीटी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो है, लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन इन द लिविंग वर्ल्ड। देखिए ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड। नेक्स्ट है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, कोलकाता। थर्ड है हमारा नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, लखनऊ में। और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। चलिए देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, जो लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हमें बताने हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर कौन कौन से हैं। ग्रोथ है फर्स्ट, सेकंड है रिप्रोडक्शन, थर्ड है हमारा इरिटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, फोर्थ है हमारा मेटाबॉलिज्म और फिफ्थ ऑल ऑफ द अबव। देखिए हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ भी बेनिफिशियल होता है बॉडी के लिए, मतलब ग्रोथ करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ग्रोथ सभी के लिए है। रिप्रोडक्शन और रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, अगर किसी को अपनी बॉडी से रेस्पॉन्स देना है तो ये हमारा स्टिमुलाई, हमारा स्टिमुलस हमें मिलता है किसी चीज के लिए तो हमें रेस्पॉन्स देना पड़ता है। ऐसे ही मेटाबॉलिज्म, ये चारों ही ऑप्शंस जो है क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर है। तो हमारा इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, इट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टर्म टैक्सोनॉमी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ। टैक्सोनॉमी देखिए क्या रिफर्स करती है, कौन सी स्टडी को रिफर्स करती है। फर्स्ट ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, सेकंड जो हमारा है ऑप्शन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, थर्ड है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, फोर्थ है रिप्रोडक्शन पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए टैक्सोनॉमी हमने देखा था, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से पहले हमने जो है टैक्सोनॉमी के अंदर ही टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिकल एड्स आए थे। तो ये टैक्सोनॉमी के अंदर जो है हमने देखा था क्या, कि हमने देखा था सबसे पहले क्या किया गया था कि नेमिंग नोमेनक्लेचर में क्या किया गया था, नेमिंग दी गई थी किसी भी स्पीसीज को, चाहे वो एनिमल स्पीसीज हो या प्लांट स्पीसीज या वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, सभी को जो है जो नेमिंग देते हैं उसे नोमेनक्लेचर बोलते हैं। और उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया था। एंड देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो ग्रुप दिया जाता है, ग्रुप करके जो कैटेगराइज किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप बना के जो कैटेगराइज किया जा रहा है वो क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। तो टैक्सोनॉमी के अंदर आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये किसके अंतर्गत जो है इनका पास किए गए थे, ये किए गए थे ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए की गई थी। तो टैक्सोनॉमी किसको फॉलो करती है, ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी स्मॉलर देन फाइलम इज। देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में फाइलम से स्मॉलर हमें बताना है, इन ऑप्शंस में से क्या है। देखिए मैंने क्या बताया था क्लासिफिकेशन में, फर्स्ट था हमारा किंगडम। जो हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो पहले किंगडम को देखते हैं, फिर हम देखते हैं फाइलम को, देन हम क्या करते हैं थर्ड नंबर पे क्लास को, फोर्थ पे ऑर्डर के बाद हमारा आता है फैमिली, फिर जीनस और आता है फिर लास्ट में स्पीसीज। तो देखिए ये 7 ऑर्डर बनाए गए हैं, किसके थ्रू दिए गए थे, कैरोलस लिनियस के। तो हमें देखना है अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में फाइलम से स्मॉलर क्या आता है। देखिए फर्स्ट पे किंगडम है, फाइलम है, तो फाइलम के बाद हमारा क्या आ रहा है,
थर्ड नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, क्लास। तो इसमें देखिए क्लास है ऑप्शन में, यस। तो हमारा फाइलम से जो छोटा है क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा, क्लास। ऑर्डर जीनस है, तो हमारा इट वुड बी द राइट आंसर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच साइंटिस्ट प्रपोज द बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसमें हमें बताना है बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर किस साइंटिस्ट ने जो है इसे प्रपोज किया था। फर्स्ट है हमारा कार्ल लीनियस। देखिए ये जो कार्ल है शॉर्ट नेम है, ये है कैरोलस, क्या है ये, कैरोलस लीनियस। सेकेंड है हमारा चार्ल्स डार्विन, थर्ड है ग्रेगर मेंडल, फोर्थ है हमारा अल्फ्रेड वेलिक। तो देखिए इन चारों में जो हमारा बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज। तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम देखते हैं, होमो सेपियंस है या होमो इरेक्टस है, होमो हैबिलिस है, होमो निनेंड इरेथ्रेनिंसिस, क्या है ये हमारा। तो हमारा जो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, होमो सेपियंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, The study of evolutionary history and relationships among organisms is called। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि evolutionary history and relationship among organism, यानी एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म के बीच रिलेशनशिप और evolutionary history की जो स्टडी की गई है वो किसके अंतर्गत की गई है। देखिए ऑप्शन में, इकोलॉजी के अंदर, टैक्सोनॉमी के, या फाइलोजेनी के, या मॉर्फोलॉजी के। तो देखिए लिविंग वर्ल्ड में हमने क्या देखा है, क्या देखते आ रहे हैं कि फाइलोजेनी क्या होता है। आप देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म की इसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दी गई कि मतलब ऑर्गेनिज्म की जो है उसकी हिस्ट्री, उसके पूर्वजों की हिस्ट्री, और दूसरा हिस्ट्री में कैसे ऑर्गेनिज्म को नाम कैसे दिया गया था, उसके कैरेक्टर के बेस पे दिया गया था। और इसमें फाइलोजेनी में क्या होता है, इवोल्यूशनरी यानी आने जो है इवोल्यूशन चेंजेस क्या आते हैं, तभी जो है नाम दिया जाता है। जब कैरेक्टर के बेस पे, जेनेटिक के बेस पे नाम रखते जाते हैं, और जब इवोल्यूशन के थ्रू किसी ऑर्गेनिज्म में चेंजेस देखे जाते हैं तो तब क्या इन्वॉल्व किया जाता है इसमें, फाइलोजेनी को। तो इन दोनों का रिलेशन, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म में किसका नाम शो हो रहा है, फाइलोजेनी का। तो इट वुड बी द राइट आंसर फाइलोजेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। देखिए बायोलॉजी की ब्रांच जो डील्स कर रही है ऑर्गेनिज्म की स्टडी के साथ और उनके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन और उनका इन्वॉल्वमेंट में भी रोल। तो ये देखिए ये कौन सी स्टडी होती है, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, साइकोलॉजी, या एम्ब्रियोलॉजी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इकोलॉजी। इकोलॉजी में इन्वॉल्वमेंट चेंजेस, देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक हम बात करें बैक्टीरिया, फंजाई, और जितने भी एनिमल्स हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, तो उन सब का इन्वॉल्वमेंट के साथ जो रिलेशनशिप देखा गया है सारी चीजों के साथ, वो किस में देखा गया है, बायोलॉजी की ब्रांच इकोलॉजी में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
द टर्म बायोटिक रिफर्स टू, हमें इसमें बताना है बायोटिक टर्म क्या रिफर्स करता है। नॉन लिविंग, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नॉन लिविंग फैक्टर्स इन एन इकोसिस्टम, या लिविंग फैक्टर्स इन एन इकोसिस्टम, या फिजिकल फैक्टर इन एन इकोसिस्टम, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो बायोटिक है हमारी जो है फैक्टर दो होते हैं, बायोटिक होता है और एबायोटिक होता है। तो देखिए इसमें बात हो रही है बायोटिक, तो बायोटिक में किसकी बात हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होती है। तो देखने से पता लग रहा है, तो इसका हमारा जो आंसर होगा लिविंग फैक्टर्स इन एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज, तो इसमें हमें बताना है फंजाई की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको क्या कहते हैं, माइकोलॉजी या वीरोलॉजी या बॉटनी या जूलॉजी। देखिए जो वीरोलॉजी है ये स्टडी है वायरस की, जो बॉटनी है ये होती है प्लांट की स्टडी, एंड जूलॉजी होती है एनिमल की स्टडी। अब आप देख रहे होंगे लास्ट में बचा माइकोलॉजी, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, फंजाई की स्टडी। तो फंजाई की स्टडी किसमें मेंशन करते हैं, माइकोलॉजी में। तो इसी के साथ हमारे देखो 4 क्वेश्चन बन गए हैं। वायरस की स्टडी होती है वीरोलॉजी में, बॉटनी की होती है, बॉटनी जो है प्लांट की स्टडी होती है बॉटनी में, एनिमल की होती है जूलॉजी में, और हमारा आंसर फंजाई की स्टडी पूछा गया तो क्या हुआ, माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। तो इसमें हमें बताना है कि वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से क्या नहीं। देखिए पहला ऑप्शन है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है हमारा एबिलिटी टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेट मीन्स डिवाइड करना, कि डिवाइड करने की एबिलिटी है या नहीं है वायरस में। थर्ड है हमारा जेनेटिक मटेरियल, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जैसे कि आप देखते आ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड में मेटाबॉलिक एक्टिविटी छोटे ऑर्गेनिज्म और बड़े ऑर्गेनिज्म सभी में होती है। तो दूसरा है हमारा जेनेटिक मटेरियल, एबिलिटी टू रेप्लिकेट और सेल। हमें बताना है कि क्या नहीं है इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स वायरस का। तो देखिए इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हर किसी ऑर्गेनिज्म में होती है, जेनेटिक मटेरियल अब जब ट्रांसफर होता है एक प्रोजेनी से दूसरी, एक पेरेंट से जब दूसरी पेरेंट प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है तो वो कैसे होता है, जेनेटिक मटेरियल्स के थ्रू ही होता है इन छोटे ऑर्गेनिज्म में, बड़े में भी। और देखिए एबिलिटी है तो इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है क्या, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए जो वायरस होता है ना ये क्या है, ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के बीच की कड़ी होती है। देखिए जैसे वायरस को उसका होस्ट मिल जाता है तो वो लिविंग बन जाता है वायरस, और जैसे ही उसको अगर होस्ट नहीं मिलता है वो पड़ा रहता है, ऐसी वेला पड़ा रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, यानी नॉन लिविंग की फॉर्म में रहता है। तो ये जो वायरस है, वायरस अपने आप को एक्टिवेट ही करता है कब, जब उसे उसका होस्ट मिलता है। तो इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है, उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड। बैक्टीरिया में, इसमें हमें बताना है बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफर होता है, इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन रेस्पॉन्सिबल है स्ट्रक्चर, किसमें बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन हो रहा है जब कौन सा जेनेटिक मटेरियल के लिए ट्रांसफर करने के लिए इनमें से रेस्पॉन्सिबल है। तो देखिए पहला क्या है हमारा, प्लाज्मिड, सेकंड है न्यूक्लियोइड, थर्ड है पाइलस, और जो डी है हमारा ऑप्शन कैप्सूल। तो देखिए बैक्टीरिया में जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रक्चर, वो होता है हमारा पाइलस। देखिए बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है, ये हमने बनाया इसमें मेजोसोम्स। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से होता है थोड़ा सा। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर इस शेप की है, आप देखना बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है इस शेप, इस टाइप की जो शेप होती है इसको बोलते हैं पीलस।
है ना। ये क्या करती है, बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है यही, और ये जो स्ट्रक्चर है जेनेटिक मटेरियल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, पेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द ऑर्गेनेली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन यूकैरियोटिक सेल्स इज द, इसमें पूछा गया है कि यूकैरियोटिक सेल में एटीपी का प्रोडक्शन कौन सी ऑर्गेनेली है जो करती है। तो देखिए सेल होती है, ये सेल का डायग्राम देखिए, सेल ये समझिए एक सेल का डायग्राम है, इसमें बहुत सारी जो है ऑर्गेनेली होती है। ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये इस तरह का जो डायग्राम है, इनके ऊपर ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर ये राइबोसोम प्रेजेंट है, कुछ इसी से लगा हुआ फिर जो है गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, फिर लाइसोसोम लगे हुए होते हैं। यहीं पे एक जो है सेल के अंदर जो है कुछ इस टाइप की जो है ये स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या करती है, सेल के अंदर एटीपी का प्रोडक्शन करती है। ऑलमोस्ट सेल के अंदर जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होता है, बाकी जो कुछ इसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है वो होता है न्यूक्लियस के थ्रू। तो इसलिए यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स में पूछा गया एटीपी का प्रोडक्शन तो ज्यादा किसके थ्रू होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए पीएच स्केल कैसे होता है, कितना होता है, 0 to 14, 0 to 10, 1 to 14 या -1 to 1। पीएच स्केल होता है 1 to 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a nitrogenous base found in DNA? इसमें हमें बताना है डीएनए में, ऑप्शन में हमें बताना है देखिए कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेस कौन सा नहीं है, इनमें से एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल। तो देखिए जो नहीं है वो है यूरेसिल। यूरेसिल क्यों नहीं है, देखिए डीएनए में यूरेसिल के प्लेस पे क्या आना था, हमारे यहाँ पे आना था साइटोसिन, साइटोसिन आना था डीएनए में, लेकिन जो यूरेसिल होता है ये प्रेजेंट होता है आरएनए में। इसी के बेस पे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए डीएनए में पूछा गया है कौन सा नहीं है नाइट्रोजनस बेस, वो क्या है, यूरेसिल। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, यूरेसिल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पेस्टिसाइड यूज इन प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम। देखिए हमने एक लिविंग वर्ल्ड में हर्बेरिया टॉपिक को डिस्कस किया था। तो जब हम क्या करते थे, प्लांट का कलेक्शन करते थे, फिर उनको ड्राई करते थे, ड्राई करने के बाद उनके ऊपर छिड़काव करते थे, तब जाकर के उसको प्रिजर्व किया जाता है हर्बेरियम सीड पर। तो देखिए जो वो छिड़काव होता था वो होता था मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, किसका किया जाता था, HgCl2। तो इसको क्या कहते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड, इसी को कहते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ, मर्क्यूरी क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिमिलर होलोटाइप्स आर कॉल्ड। तो देखिए ये होलोटाइप वर्ड ये अलग सा लग रहा है, नहीं ये सी के अंदर है, लेकिन इसमें एनसीईआरटी बुक्स में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग है। देखिए होलोटाइप क्या होता है, देखिए जब कोई साइंटिस्ट किसी स्पीसीज को डिस्कवर करता है और उस स्पीसीज का नाम जब बुक में लिखता है ना, तो वो जो नाम, वो साइंटिस्ट जिसने उस स्पीसीज का नाम डिस्कस किया है, उस स्पीसीज का नाम जब किसी बुक में लिखता है ना, तो उसके सामने वो होलोटाइप लिखता है। तो मीन्स जिस साइंटिस्ट द्वारा किसी स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है, अगर वो अपनी उस स्पीसीज के सामने होलो अपना जो है उस स्पीसीज, उस बुक में स्पीसीज लिख देता है और उसके सामने होलोटाइप लिख देता है, तो उसी को कहते हैं होलोटाइप। मीन्स एक साइंटिस्ट जब किसी स्पीसीज को डिस्कवर करता है पहली बार,
तो वो अपनी उस स्पीसीज के सामने, उस बुक में उस स्पीसीज के सामने लिख देता है होलोटाइप, तो इसे कहते हैं होलोटाइप। अब इसमें पूछा गया है टू सिमिलर होलोटाइप्स आर कॉल्ड, तो इसमें ऑप्शन देखिए मीसोटाइप है, मियोटाइप है, सिनटाइप्स है, आइसोटाइप है, तो हमारा इसका आंसर होगा आइसोटाइप। अब देखिए आइसोटाइप कैसे हुआ, तो आइसोटाइप का ही यहाँ पे जो है खोल के दिया हुआ है नाम, टू सिमिलर, आइसो मीन्स होता है सेम, टाइप यानी दो सिमिलर टाइप। देखिए होलोटाइप का मीनिंग तो मैंने बता दिया है। अब देखिए आइसोटाइप क्या है, देखिए जो साइंटिस्ट जिस मतलब कोई भी स्पीसीज को अगर वो डिस्कवर करता है और उसको लिखता है, उस स्पीसीज को, उसके सामने होलोटाइप लिख देता है। अब जो बुक में उसने अपनी स्पीसीज को लिखा है सेम उसी बुक की जब दूसरी कॉपी बन जाती है उसे बोलते हैं आइसोटाइप, यानी उसी साइंटिस्ट के द्वारा एक तो उसकी ओरिजिनल कॉपी होगी, दूसरी जो डुप्लीकेट कॉपी होती है उसको कहते हैं आइसोटाइप। तो वही पूछा गया है कि टू सिमिलर होलोटाइप, तो एक उसकी ओरिजिनल कॉपी, दूसरी जो उसकी कॉपी बन गई है वो उसका आइसोटाइप हुआ, तो इसलिए ये हुई, इसका आंसर क्या हुआ हमारा आइसोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग इज, लिविंग बीइंग में डाइवर्सिटी का हमें रीजन देना है। देखिए म्यूटेशन, ऑप्शन देखिए म्यूटेशन है, ग्रेजुअल चेंज, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज, शॉर्ट टर्म इवोल्यूशनरी चेंज। देखिए लिविंग बीइंग में अगर चेंजेस देखे जाते हैं वे चेंजेस 1 या 2 दिन के नहीं होते हैं, वे 2 या 3 महीनों के नहीं होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर चेंजेस देखे जा रहे हैं वे चेंजेस होते हैं कई सालों पहले, चेंजेस कई सालों का उनका जो है वो एडवांस जो उनमें कैरेक्टर देखे जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वे एक लॉन्ग टर्म में उनमें चेंजेस आते हैं किसी भी स्पीसीज में। तो इसी में वही पूछा जा रहा है कि लिविंग बीइंग में डाइवर्सिटी होने का रीजन क्या है, तो उनमें क्या किस वजह से डाइवर्सिटी देखी जाती है, उनमें ये लॉन्ग टर्म चेंजेस आते हैं। ओके, तो हमारा जो इसका आंसर हुआ लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस। लिविंग बीइंग में डाइवर्सिटी होने का मीन्स ये है कि बहुत पुराने सालों पहले इनमें ये सालों के होते होते हमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग सिस्टम इज टू, लिविंग सिस्टम का इन ऑप्शंस में से बताना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग है इंपॉर्टेंट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर देखिए यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूस गैमेट्स, यूटिलाइज सोलर एनर्जी, प्रो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो देखिए दोनों ये सब ऑप्शन ही लिविंग सिस्टम्स के जो है फीचर हैं, लेकिन हमें बताना है इम्पोर्टेंट फीचर। तो देखिए इम्पोर्टेंट फीचर है हमारा इसका यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। देखिए जो हम खाना खाते हैं फिर वो जो खाना है वो ऐसे ही थोड़ा डाइजेस्ट कर लेती है, हमारी सेल्स के पास ऐसे ही खाना नहीं चला जाता है, वो खाना जब जाता है वो थोड़ा थोड़ा ब्रेक होना शुरू होता है, तो वो खाने को जब टूटता हुआ जाता है तो उसमें ऑक्सीजन ही बर्निंग करके क्या फॉर्मेशन, मतलब ये जब ऑक्सीजन खाने के साथ क्या बनाती है, क्या कंबक्शन करके क्या बनाती है, एनर्जी को रिलीज करती है। तो हम जो है हम किसी भी काम को कर पा रहे हैं तो वो क्यों कर पा रहे हैं कि एनर्जी के थ्रू ही तो कर पा रहे हैं। जो हम खाना खाते हैं वो हमारी सेल्स तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, उसको तोड़ने में हेल्प ये ऑक्सीजन करती है, फिर ये ऑक्सीजन जो है कंबक्शन करके हमारे खाने को एटीपी हमारी जो सेल्स लेती है वो हमारी जो एनर्जी बनती है वो एटीपी की फॉर्म में बनती है सेल्स में। तो वो हम किसी भी काम को क्यों कर पा रहे हैं, एनर्जी के थ्रू कर पा रहे हैं, और इसको हेल्प किसने की, इसमें जो रोल है किसका, ऑक्सीजन का। तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ, एनर्जी को जनरेट करने में हेल्प कौन कर रही है, ऑक्सीजन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, होमियोस्टैसिस इज
क्या है ये होम्योस्टेसिस? देखिए पहले ऑप्शन देखिए इसके, टेंडेंसी टू चेंज विद चेंज इन इन्वायरमेंट, टेंडेंसी टू रिजोर्ट चेंज, ये रिजोर्ट नहीं रेजिस्ट है, ये वर्ड है रेजिस्ट, resist change, disturbance in regulatory control, plants and animals, extract use in homeopathy। देखिए होम्योस्टेटिस का मीनिंग देखिए पहले होता क्या है। होम्योस्टेटिस क्या है कि देखिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को होम्योस्टेटिस फॉर्म में रखता है। कैसे? देखिए जैसे हम ह्यूमंस ही हैं, हम एक होम्योस्टेटिस है। कैसे हैं हम? देखिए चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है क्या, 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमें हमारी बॉडी से ज़्यादा, फ़ारेनहाइट में बात करिए तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर होता है बॉडी का, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, तो हम अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी जो है उसी अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। तो इसे ही होम्योस्टेटिस कहते हैं। हर वो ऑर्गेनिज्म जिसकी अगर कंडीशंस मतलब सिचुएशन होम्योस्टेटिस रहने की है, अगर उसका बॉडी का टेम्परेचर सीजन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, तो उन्हें ही कहते हैं होम्योस्टेटिस। तो देखिए हमारा इसका जो आंसर होगा क्या है, टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज। तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, हर एक इन्वायरमेंट के लिए उस टेम्परेचर के साथ रेजिस्ट हो जाती है। सीजन चाहे कोई भी हो, हमारी बॉडी हर एक टेम्परेचर के लिए रेजिस्ट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए nomenclature is governed by certain universal rule, which one of the following is contrary to the rules of nomenclature। तो इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, यूनिवर्सल रूल जो गवर्नमेंट द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल बनाए गए हैं, यूनिवर्सल रूल बना दिए गए हैं कि किसी भी नाम के लिए, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हमें इनमें से बतानी है कॉन्ट्रेरी नोमेनक्लेचर की, जो फॉलो नहीं करती है इनमें से। देखिए द फर्स्ट वर्ड, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम एंड द सेकेंड इज ए स्पेसिफिक एपिथेट। देखिए जो बायनोमेन नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम रखे गए हैं साइंटिफिक, जो बायनोमेन नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो नाम रखे गए हैं, क्या था, जैसे मैं किसी स्पीसीज को लूं, सोलेनम ट्यूबरेशन को ही लेती हूँ, ट्यूबेरोसम। देखिए ये जो नाम है, मैंने अंडरलाइन क्यों किया है, ये अंडरलाइन इसलिए किया है कि अगर किसी बुक में प्रिंट में नाम लिखा आता है कोई साइंटिफिक, तो वो होता है किस में लिखा होता है, इटैलिक में आता है, इटैलिक में लिखा हुआ होता है। लेकिन जब हम हैंड अपने राइटिंग से लिखते हैं, हैंड राइटिंग करते हैं, तब हम किसी भी साइंटिफिक नेम के लिए क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस होता है, सेकेंड वर्ड होता है स्पीसीज। स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है स्मॉल, और जीनस का फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल। तो देखिएगा मैंने लिखा है सोलेनम में एस कैपिटल लिखा है और स्पीसीज में मैंने शॉर्ट लिखा है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीनस नेम एंड सेकंड जो है स्पीसीज नेम होता है। देखिए नेम्स आर रिटन इन लैटिन, नाम अगर बुक में लिखा हुआ है लैटिन में हो, उसमें होगा। हमारी जो लैंग्वेज, जो साइंटिफिक नेम होते हैं वे लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और जो ये लिखे गए हैं जो ऐसे टेढ़ा सा नाम लिखा होता है वो इटैलिक, जो फॉन्ट साइज है वो इटैलिक होता है। तो वही दिया हुआ है, ये फॉलो कर रहे हैं किसे, यूनिवर्सली रूल जो बायनोमेन नोमेनक्लेचर के लिए रखे गए हैं। नेक्स्ट है व्हेन रिटन बाय हैंड, देखिए हैंड से मैंने लिखा है तो वो अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये इसमें हमें कॉन्ट्रेरी ही बताना था। कॉन्ट्रेरी इसका क्या निकला है, रॉन्ग आंसर क्या है इसका, एक तरीके से कॉन्ट्रेरी मीन्स हमें रॉन्ग आंसर बताना है, जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। फॉलो क्या नहीं कर रहा है कि जो नाम है ये साइंटिफिक, ये किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखे जाते, ये लिखे जाते हैं लैटिन लैंग्वेज में। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज।
चलिए नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेबल ऑफ ए हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। तो हर्बेरियम पे जो नाम लेबल किए जाते हैं इनमें से बताना है कौन सा कैरी नहीं कर रहा है। तो हर्बेरियम पे देखिए, जैसे ये एक मैंने हर्बेरियम सीड बनाई है, इसमें यहाँ पे डेट कलेक्शन, हमने जिस भी स्पेसिमेन को कलेक्शन किया है उसकी डेट लिखी जाती है, उसका फैमिली नेम, उसका लोकल नेम, इंग्लिश नेम, साइंटिफिक नेम, ये सब यहाँ पे नीचे लोअर साइड पे लिखे जाते हैं। किस साइड? राइट हैंड साइड, लोअर साइड पे लिखे जाते हैं। तो देखिए, हम डेट ऑफ कलेक्शन भी लिखते हैं हर्बेरिया सीड पे, नेम कलेक्टर भी, कलेक्टर का नाम लिखते हैं, लोकल नेम भी लिखते हैं, क्या नहीं लिखते हैं। और हमें जो है यहाँ पे क्या बताना है, और हमें बताना है कि डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन, हर्बेरिया सीड पे क्या नहीं करते हैं, हाइट ऑफ द प्लांट, ये हम इसमें कैरी नहीं करते। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ। देखिए, मून पर लाइफ संभव नहीं है, किसकी अब्सेंस के कारण? देखिए, ऑक्सीजन, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि मून पर लाइफ नहीं है, किन के थ्रू। देखिए, अगर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा सकते हैं, उसके थ्रू हम ऑक्सीजन को भी ले सकते हैं, अपने आप को सर्वाइव रख सकते हैं मून पर। लाइट का भी अरेंज हो जाता है टेम्परेचर, लेकिन क्या वाटर, ये जो वाटर है, वाटर की एब्सेंस में, देखिए वाटर, इसका आंसर हमारा क्या होगा, किसकी एब्सेंस के बिना जो है वहां पर लाइफ नहीं सर्वाइव कर सकते मून पर, वाटर के बिना नहीं कर सकते। देखिए, वाटर हर एक चीज के लिए हमारी जरूरी होता है, हमारी जो है नीड होती है वाटर, और इसी के बिना मून पर लाइफ संभव नहीं है। हमारा इसका आंसर क्या हुआ है, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वॉज। देखिए, अर्थ पर फर्स्ट लाइफ किसकी संभव थी, कि अर्थ पर सबसे पहले कौन आया? ये हमारे 4 ऑप्शन है, साइनोबैक्टीरिया, कीमो हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो देखिए, इसमें हमारा जो आंसर है कीमो हेट्रोट्रॉप्स। देखिए, अर्थ पर ये एक फैक्ट है, अर्थ पर सबसे पहले बैक्टीरियाज का फॉर्मेशन हुआ, बैक्टीरियाज के बहुत सारे बैक्टीरियाज से मिलके ही फिर किसका फॉर्मेशन हुआ था, डायनासोर्स का। तो ये डायनासोर्स था, वे जो है बहुत सारे बैक्टीरिया के मिलकर ही जो है किसका, डायनासोर्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो हमारा इस पे पूछा गया कि अर्थ पर जो सबसे पहले जो लाइफ देखी गई है वो किसकी देखी गई है, कीमो हेट्रोट्रॉप्स, ये एक बैक्टीरिया है, तो ये सबसे पहले अर्थ पर आए थे। तो हमारा आंसर हुआ कीमो हेट्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेडोलॉजी इज साइंस। देखिए, पेडोलॉजी इज साइंस किसकी है, साइंस में पेडोलॉजी किसकी होती है, सॉइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन द हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हमने हायरार्की देखी थी, किंगडम, पहले किंगडम को रखा गया है, फिर फाइलम को, प्लांट के लिए डिवीजन को, फिर रखा गया क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए कौन सा फॉलो हो रहा है हमारा, डिवीजन, फिर ऑर्डर नहीं है, क्लास नहीं है। देखिए, ये हमारा लास्ट वाला इसके लिए फॉलो हो रहा है, डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली। ये कौन कैरी कर रहा है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमारा 4th ऑप्शन कैरी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A specialist work on writing about the description of an organism usually by a single author।
देखिए एक सिंगल ऑथर के थ्रू जब कोई वर्क किसी बुक पर राइटिंग की जाती है एक सिंगल ऑथर के थ्रू, तो वो किस में की जाती है, वो की जाती है मोनोग्राफ में। एक सिंगल ऑथर जो है वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज। देखिए नोमेनक्लेचर में ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होता है, ये भी होता है। कैसे होता है, देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो है ये नहीं होता है। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म हमारे जो नाम रखा गया है स्पेसिफिक वो रखा गया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, कुछ का ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी रखा गया है। कैसे रखा गया है, देखिए पहले हमारा जो था क्लासिफिकेशन किंगडम, देन आता है हमारा फाइलम, फाइलम के साथ ही लिखा जाता है डिवीजन लिखा जाता है अगर हम प्लांट का क्लासिफिकेशन लिखते हैं। फिर आता है हमारा क्लास। देखिए किसी किसी ऑर्गेनिज्म के लिए सब फाइलम भी लिखा जाता है और उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए इसको लिखना भी पड़ता है कि किसी ऑर्गेनिज्म का सब फाइलम लिखना जरूरी होता है। सब फाइलम के फिर आती है क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर आता है हमारा जीनस और लास्ट में आता है स्पीसीज। स्पीसीज के बाद भी एक और इससे छोटा जो ऑर्डर होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जो सबसे छोटा ऑर्डर होता है सब स्पीसीज होता है। जैसे फाइलम के बाद सब फाइलम लिखा है ऐसे ही सब स्पीसीज भी आता है। ये हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए फॉलो नहीं आता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए फॉलो होता है, फॉलो किया जाता है, तो उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। वो ही पूछा गया इसमें, वो ही पूछा गया है कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो थर्ड नाम है इनमें से हमें बताना है कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन में स्पीसीज है, सेकंड है सब जीनस, थर्ड है सब स्पीसीज एक्सोटिक। तो कौन सा हमारा इसमें से निकल के आ रहा है ट्राइनोमियल के अकॉर्डिंग सब स्पीसीज। अगर इसमें सब फाइलम भी दिया हुआ होता तब हमारा ऑप्शन सब फाइलम भी सही होता, तब उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन होता हमारा ए भी बैठता या ए सी बैठता तब वे दोनों सही होते। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होता है, वे होते हैं कौन, सब फाइलम और सब स्पीसीज। ये हर ऑर्गेनिज्म में नहीं होते हैं लेकिन अगर होते हैं तो उसको हमें डिस्क्राइब करना होता है क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एजर्सन वाला। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्रीज फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज। इसका रीजन दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज। देखिए पहला है कि किंगडम टू, हमें किंगडम से स्पीसीज की ओर जाते हैं, इंक्रीज ऑर्डर है क्लासिफिकेशन का, ये कॉम्प्लेक्सिटी का होता है, बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्सिटी का ही ऑर्डर होता है। देखिए हमने देखा है सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म है हर एक टाइप के, छोटे से लेके बड़े तक के, चूहे, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सब कहाँ पे ज्यादा वेरिएबिलिटी कहाँ देखी गई है, किंगडम में। और सिमिलैरिटी कहाँ पे देखी गई है, बिल्कुल एंड में जाके कहाँ पे देखी गई है, स्पीसीज में। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये इंक्रीज ऑर्डर है, एक कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन हुआ है। इसका रीजन क्या दिया हुआ है कि कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज हुए हैं किंगडम टू स्पीसीज की ओर। दोनों ऑप्शन सही है लेकिन देखिए जो रीजन दिया हुआ है, हमारा जो ऑप्शन है इसमें दोनों दिया हुआ है कि बोथ एजर्सन, पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। बी ऑप्शन है द एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है एजर्सन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन एजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर हुआ, इसका आंसर हुआ कि एजर्सन एंड रीजन दोनों ही सही है लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है किसकी, एजर्सन की। क्यों, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग मैच नहीं रहा। इसका आंसर जो है दूसरा आना था लेकिन रीजन में अलग दिया है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है लेकिन आंसर हमारा इसका क्या सही होगा, ये होगा कि ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है एजर्सन की। तो चलिए फिर आज हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये हमारे लिविंग वर्ल्ड के आज क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। तो